दोस्तों, हमने आपको 3 अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर खबर दी थी जो कि भारत में अमेरिका के द्वारा भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक से उसे वापस भेज दिया गया और अब इसमें तुर्की का एंगल सामने आ रहा है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा 45,000 करोड़ रुपए का झटका भारत ने अमेरिका को दिया है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल अमेरिका ने जब भारतीय उत्पादों पर 50% का टैरिफ लगाया तो ये साफ था कि वह भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना चाहता था। वॉशिंगटन को लगा होगा कितनी बड़ी मार के बाद भारतीय निर्यातक टूट जाएंगे, भारत झुक जाएगा और उसकी शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग निकली। भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ को बेअसर किया बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट में भारत की पकड़ और मजबूत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 2 बड़े मिशनों को मंजूरी दी और यही फैसला अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। भारत ने साफ कर दिया कि अब किसी विदेशी दबाव से डरने का जमाना खत्म हो चुका है। सरकार ने जिस रणनीति को सामने रखा उसका लक्ष्य था भारत के एमएसएमई सेक्टर को इतना मजबूत बनाना कि चाहे कोई भी देश टैरिफ लगाए, भारतीय उत्पादों की कीमत, क्वालिटी और सप्लाई पर कोई असर ना पड़े। इस मिशन में ब्याज में राहत, अनुदान, निर्यात से जुड़े हर खर्च में मदद, क्रेडिट गारंटी, ई कॉमर्स एक्सपोर्टरों के लिए खास क्रेडिट कार्ड और नए मार्केट में घुसने के लिए फंड, सब कुछ शामिल है। मतलब भारत ने कहा कि अगर कोई बाहरी ताकत रुकावट डालेगी तो हम उसी रुकावट को अपने लिए रास्ता बना लेंगे। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर सोचा था कि भारतीय सामान महंगा हो जाएगा और लोग खरीदना कम कर देंगे, लेकिन भारत ने जवाब में वही सबसे सटीक जगह पर वार किया, लागत कम करके। जब सरकार सस्ता लोन देगी, ब्याज में राहत देगी और क्रेडिट गारंटी देगी तो कारोबारी की उत्पादन लागत खुद ही नीचे आ जाएगी और जब लागत घटेगी तो उत्पाद और सस्ते बनेंगे। यानी अमेरिका ने कीमत बढ़ाने की कोशिश की, भारत ने कीमत ही कम कर दी। यही वो पलटवार था जिसने वॉशिंगटन को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो सेक्टर अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते थे, जैसे कपड़ा उद्योग, चमड़ा, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद, इन सबको सरकार ने 6 साल के लिए खास सुरक्षा कवच देने का फैसला किया। इसका मतलब ये सेक्टर बिना किसी डर के बड़े स्तर पर उत्पादन जारी रख सकेंगे। पहली बार निर्यात शुरू करने वाली कंपनियों को भी उसी प्राथमिकता के साथ समर्थन दिया जाएगा ताकि भारत में नए एक्सपोर्टर्स लगातार बढ़ते रहें। सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला दाव अमेरिका के लिए था कोलेटरल फ्री लोन गारंटी। CGSE स्कीम के तहत सरकार ने फैसला किया कि बिना कोई गिरवी रखे कंपनियों को 100% गारंटी के साथ लोन दिया जाएगा। NCGTC सीधे सुनिश्चित करेगा कि अगर बैंक लोन दे रहे हैं तो उन्हें किसी नुकसान की चिंता ना हो। इससे निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट मिलने का रास्ता खुल गया। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में नकदी का अटकना सबसे बड़ा नुकसान करता है, लेकिन अब तेज फंडिंग के साथ कारोबारी बिना किसी रुकावट के काम जारी रख सकेंगे। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर उन सारे झंझटों को खत्म कर दिया है जो कभी भारतीय सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी। ना दलाल, ना देरी, ना फाइलों में महीनों तक अटकी हुई मंजूरी, सब कुछ एक क्लिक में अप्लाई, एक क्लिक में अप्रूव और एक क्लिक में डिसबर्स। इससे पारदर्शिता भी बढ़ी और विश्वास भी। भारत की ये रणनीति सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक संदेश है कि नई दुनिया में वही देश आगे बढ़ेंगे जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से खड़ा कर सके। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ भारत की गति को धीमा कर देगा, लेकिन भारत ने उसी पल अपनी स्पीड बढ़ा दी, नए बाजार बनाए, नए खरीदार जोड़े और अपनी ग्लोबल मौजूदगी को बढ़ाया। इसका असर ये है कि अमेरिकी लॉबी अब चिंतित है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट सिस्टम दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो सकता है। वॉशिंगटन में अब चर्चा इस बात की नहीं है कि भारत ने कैसे प्रतिक्रिया दी, बल्कि इस बात की है कि भारत ने पूरे सिस्टम को ही अपग्रेड कर दिया। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत ने आर्थिक हथौड़ा चला दिया और ये वही भारत है जो रुकना नहीं जानता। अगर रास्ता बंद मिले तो नया रास्ता बना लेता है और उससे भी तेज निकल जाता है। यही अब हो रहा है। चलिए बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर विवाद की। भारतीय सेना के लिए भेजे जा रहे आखिरी 3 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर बीच रास्ते में ही अटक गए और वजह बनी तुर्की की अचानक बदली हुई अनुमति नीति। ये घटना बताती है कि आज की दुनिया में सिर्फ हथियार बनाना ही
काफी नहीं, उन्हें सुरक्षित और समय पर पहुंचाना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। बोइंग अब इन हेलीकॉप्टरों के लिए नया डिलीवरी स्केड्यूल तैयार कर रहा है और पूरी कोशिश है कि देरी ज्यादा ना बढ़े। घटना की शुरुआत तब हुई जब 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर एक भारी भरकम AN-124 विमान अमेरिका से उड़ान भरकर भारत के लिए निकला। प्लान के मुताबिक विमान को रास्ते में इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट पर रिफ्यूल करना था। रिफ्यूलिंग तो हो गया, लेकिन आगे की उड़ान यहीं अटक गई। विमान अगले 8 दिनों तक रनवे पर खड़ा रहा क्योंकि तुर्की ने अचानक ओवरफ्लाइट परमिशन देने से मना कर दिया। ये वही रूट था जिसे कुछ ही महीने पहले इसी विमान ने इस्तेमाल किया था और तब तुर्की ने बिना किसी बाधा के मंजूरी दे दी थी। इसीलिए इस बार का इनकार और भी ज्यादा चौंकाने वाला माना जा रहा है। बड़ी समस्या ये है कि इस तरह का ओवरसाइज कार्गो अंतिम समय में दूसरे रूट से भेजना बहुत मुश्किल होता है। बड़े सैन्य हेलीकॉप्टरों को ले जाते समय फ्लाइट की ऊंचाई, एयर स्पेस नियम, ईंधन सीमाएं और हर देश की सुरक्षा मंजूरी, ये सभी चीजें पहले से तय होती है। तुर्की के मना करने के बाद बोइंग और विमान संचालकों ने अन्य रूट तलाशने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े विमान के लिए कोई उपयुक्त रास्ता तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाया। इस स्थिति में 2 विकल्प बचे, या तो अपाचे हेलीकॉप्टरों को यूके में उतारकर वहीं रख दिया जाए या फिर विमान वापस अमेरिका लौट जाए, जहां उसकी अगली उड़ान का स्केड्यूल पहले से तय था। अंत में विमान ने दूसरा विकल्प चुना और 8 नवंबर को वापस एरिजोना के मेसा गेटवे एयरपोर्ट लौट गया, वही जगह जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े किए। तुर्की ने इस बार अनुमति क्यों नहीं दी? क्या ये केवल तकनीकी या प्रशासनिक वजह थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? हाल के महीनों में तुर्की कई पश्चिमी देशों के साथ तीखे मतभेद में रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मामले में ज्यादा मुखर भूमिका निभा रहा है। ऐसे में भारत के लिए जा रहे अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को रोकना कई विशेषज्ञों के अनुसार एक जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि तुर्की ने आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया, लेकिन यह घटना एयर स्पेस राजनीति की जटिलता को समझने के लिए काफी है। बोइंग ने पुष्टि की है कि ये देरी किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं हुई, न ही हेलीकॉप्टरों में कोई दिक्कत थी और न ही विमान में। समस्या केवल एक ही थी, तुर्की की अनुमति। कंपनी ने बताया कि वह अमेरिकी सरकार, भारतीय सेना और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर नया डिलीवरी प्लान तैयार कर रही है। बोइंग का कहना है कि भारत को किए गए सभी वादे और कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरे किए जाएंगे और अपाचे बेड़े को जितनी जल्दी हो सके भारतीय सेना को सौंपने का प्रयास जारी है। ये देरी भारतीय सेना के लिए असुविधाजनक जरूर है क्योंकि सेना पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर इंडक्ट कर रही है और पूरा बेड़ा मिलने के बाद ही इसकी वास्तविक ऑपरेशनल क्षमता पूरी होगी। हालांकि सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ये देरी केवल मार्जिनल होगी और यदि बोइंग नए रूट के साथ जल्द डिलीवर शुरू करता है तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये घटना ये जरूर दिखा गई कि युद्धक प्लेटफॉर्म चाहे कितने भी उन्नत हो, उनका ट्रांजिट अब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूड पर निर्भर करता है। इस प्रकरण से भारत को भी ये समझने का मौका मिला है कि भविष्य में ऐसे किसी भी संवेदनशील सैन्य उपकरण के लिए वैकल्पिक एयर रूट पहले से तैयार रखना कितना जरूरी है। दुनिया आज सीधे मुकाबले से कम और कूटनीतिक रोकटोक से ज्यादा प्रभावित होती है। एक परमिशन का हस्ताक्षर बदल दे तो पूरा सैन्य टाइमलाइन प्रभावित हो सकता है। कई बार समस्या सीमा पर नहीं, आसमान में खड़े एयर स्पेस गेट पर होती है। अंत में ये मामला भले ही अस्थायी देरी का कारण बना हो, लेकिन इससे भारतीय सेना के अपाचे कार्यक्रम पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बोइंग के नए शेड्यूल के बाद हेलीकॉप्टर जल्द भारत पहुंचेंगे और सेना की आक्रमण क्षमता और मजबूत होगी। पर हाँ, ये घटना ये जरूर याद दिलाती है कि दुनिया चाहे जितनी आधुनिक हो जाए, भू राजनीति हमेशा अपना असर छोड़ती है, कभी जमीन पर कभी हवा में। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।